मैं 83 साल की हूँ और मुझे कुछ ऐसा कहना है जो आपको असहज कर सकता है। मुझे यह बात बिल्कुल शुरुआत में कहनी है, इससे पहले कि आप क्लिक करके चले जाएं और खुद से कहें कि आप बाद में वापस आएंगे। आपको लगता है आपके पास समय है? आपको लगता है क्योंकि आप अभी भी गाड़ी चला रहे हैं, अभी भी खाना बना रहे हैं, अभी भी अपने बिल खुद भर रहे हैं, आपके पास एक लंबी रनवे है। आपको लगता है 60 नया 40 है। सच कहूँ तो ये सबसे मीठा झूठ है जो हम खुद से कहते हैं, क्योंकि यह हमें शांत रखता है। लेकिन मैंने ये बात मुश्किल तरीके से सीखी है। आपके 60 और 70 साल कोई इनाम नहीं है, वे एक खिड़की हैं और वह खिड़की किसी के चेताने से भी तेज बंद हो जाती है। मैंने अपने पति विंसेंट को 46 साल की शादी के बाद 15 साल पहले दफनाया। मैंने दोस्तों को अपने एड्रेस बुक से गायब होते देखा है, एक एक अंतिम संस्कार के साथ। मैं गिरने के बाद 11 घंटे तक अपने ही लिविंग रूम के फर्श पर पड़ी रही, अपने फ़ोन को कमरे के दूसरी तरफ बजते हुए सुनती रही, जैसे वह किसी दूसरे ग्रह पर हो। और मेरे 5 वयस्क बच्चों डेविड, लिंडा, सारा, एमा और माइकल ने मुझे आंखों में देखकर ऐसे देखा है जैसे मैं संभालने के लिए कोई समस्या हूँ। और देखिए, मैं आपको ये डराने के लिए नहीं बता रही, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काश किसी ने मुझे पहले डरा दिया होता। मुझे आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ समझना है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यहाँ बैठकर यह दिखावा करेंगी कि मैंने सब कुछ समझ लिया। मैंने नहीं किया। मैंने ऐसी गलतियाँ की जिनकी कीमत मुझे समय, गरिमा और ऐसे रिश्तों के रूप में चुकानी पड़ी जिन्हें मैं वैसे वापस नहीं पा सकती जैसे वे हुआ करते थे। मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं अभी भी खुद को ढाल रही हूँ, लेकिन अब मैं इतना जी चुकी हूँ कि बिना झिझके आपको सच बता सकूँ। 10 बातें हैं जो मुझे आपको बतानी हैं। 10 सबक जो काश मैंने तब सीखे होते जब मैं अपने 50 और 60 में थी, जब मेरे घुटने अभी भी काम करते थे और मेरा अहंकार ही सब चलाता था और मैं सबसे भारी वाला अंत के लिए बचा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे पहले समझ लिया होता तो उसने सब कुछ बदल दिया होता। सबक 1, मेरा शरीर बदला, चाहे मैं तैयार थी या नहीं, और ताकत सिर्फ इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि मैं चाहती थी कि आए। जब मैं 62 की थी, मैं एक हाथ में कपड़ों की टोकरी लेकर बेसमेंट की सीढ़ियां उतर सकती थी और दूसरे हाथ में कॉफ़ी का कप। मैं बाग में घुटनों के बल बैठ सकती थी और बिना सोचे फिर खड़ी हो सकती थी। मैं ऊंची शेल्फ तक पहुंचने के लिए कुर्सी पर फुर्ती से चढ़ सकती थी। मैं इसे संतुलन नहीं कहती थी, मैं इसे सामान्य कहती थी। और जो मैं तब नहीं समझती थी वो ये था कि सामान्य वो चीज़ है जिसे आप इंच इंच करके खोते हैं, एक साथ नहीं, इंच इंच, जिन्हें आप नज़रअंदाज करते हैं। 70 तक मेरी कमर का निचला हिस्सा हर सुबह ऐसे शिकायत करता था जैसे कोई पुराना पड़ोसी दीवार पर थपथपा रहा हो। 75 तक मैंने रेलिंग को ऐसे पकड़ना शुरू कर दिया जैसे वो कोई दोस्त हो। 80 तक मुझे अंधेरा होने के बाद घर से बाहर जाना पसंद नहीं था, क्योंकि मेरी आंखें वैसी नहीं रहीं और मेरा
आत्मविश्वास भी नहीं। इस विवरण पर ध्यान दें क्योंकि यह बाद में मायने रखेगा। मैं खुद से कहती रहती थी कि मैं अपनी टांगों की देखभाल त्योहारों के बाद, यात्रा के बाद, अपने अगले चेकअप के बाद शुरू करूंगी। मेरे पास हमेशा एक बाद होता था। फिर एक दोपहर मैं घर में अकेली थी और मैं बहुत तेजी से मुड़ी। मेरा पैर उस गलीचे के किनारे में अटक गया जो मेरे पास सालों से था और मैं गिर गई। नाटकीय नहीं, टीवी जैसा नहीं, बस एक अचानक बेवकूफ़ी भरी फिसलन और फर्श का कठोर सच। और तभी सब कुछ बिखर गया। मैंने अपने हाथों से खुद को ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मेरे कंधे ने चीख मारी। मैंने करवट लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी कूल्हा साथ नहीं दे रहा था। मैं सोफे का किनारा ऐसे देख सकती थी जैसे वह 3 फीट दूर हो और मैं उसे छू नहीं सकती थी। मेरा फ़ोन मेज़ पर था। जब वह जलता था मैं उसे सुन सकती थी। मैं कॉल्स आते हुए सुन सकती थी, लेकिन मैं वहां पहुंच नहीं सकती थी। आप जो आगे आता है उसके लिए तैयार नहीं है। मैं वहीं रही 11 घंटे तक। मैंने अपने ऊपर पेशाब कर दिया। मुझे ठंड लग गई, फिर मुझे गर्मी लगी, फिर मेरे अंदर सब कुछ शांत हो गया, जैसे मेरे शरीर ने जो भी बचा सकता था उसे बचाने का फैसला कर लिया हो। मुझे शर्म आई। मैं डरी हुई थी। किसी के मुझे ढूंढने से पहले ही मुझे लगा मैं बोझ हूं। और बात यह है, मैं पहले सोचती थी कि गिरना ऐसे हादसे हैं जो दूसरे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन गिरना एक बिल भी है। ये वो बिल है जो आप हर उस साल के लिए चुकाते हैं जब आप ताकत नहीं बनाते, जबकि आप बना सकते थे। सबक 2। मुझे जितने दोस्तों की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा की ज़रूरत थी और मुझे उन्हें बनाते रहना था, तब भी जब मुझे खुद को बेवकूफ़ महसूस होता था। जब विंसेंट जिंदा था, वो मेरा अंदरूनी गवाह था। वो मेरे साथ चीज़ें याद रखता था। वो कहानियों के पीछे के नाम जानता था। जब वो मर गया, मैंने मान लिया कि मेरे बच्चे उस जगह को भर देंगे। वे नहीं भर सके। उनकी अपनी जिंदगी है और होनी भी चाहिए। मेरे पास सालों तक महिलाओं का एक छोटा सा समूह था। कॉफ़ी, चर्च के कार्यक्रम, जन्मदिन, पॉटलक, वैसी दोस्तियां जिनमें आप जानते हैं कि किसे अपनी चाय में अतिरिक्त नींबू पसंद है। एक एक करके वे महिलाएं गायब होती गईं। कुछ अपने बच्चों के पास चली गईं, कुछ बीमार हो गईं, कुछ बस कॉल करना बंद कर दिया। और फिर मुझे बाद में सुनने को मिलता, ओह सुना, वो चल बसी। आप जानते हैं मुझे सबसे ज़्यादा क्या हैरान करता है? कितनी जल्दी कोई जिंदगी आपकी रोज़मर्रा की दुनिया से गायब हो सकती है। एक महीने आप रेसिपी बदल रहे होते हैं और अगले महीने आप एक शोक संदेश कार्ड को घूर रहे होते हैं और याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरी बार आप साथ में कब हंसे थे। मुझे तब पता नहीं था, लेकिन मैं एक सिकुड़ते हुए दायरे पर निर्भर थी और उसे सुरक्षा कह रही थी। और जब वो दायरा लगभग कुछ भी नहीं रह गया, अकेलापन काव्यात्मक नहीं था, वह व्यावहारिक था। वह उस फ़ोन की खामोशी थी जो नहीं बजता। वह रात के खाने में सूप खाना था क्योंकि कुछ और पकाना सार्थक नहीं लगता था। तो मैंने फिर से लोगों से बात करना शुरू किया।
लाइब्रेरी में, किराने की दुकान में, वरिष्ठ केंद्र में उस छोटी सी सामुदायिक कक्षा में जिसमें जाने की मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूं। और हाँ, यह अटपटा लगा, लेकिन मैं अदृश्य होने से बेहतर अटपटा महसूस करूंगी। सबक 3। मुझे बदसूरत बातचीतें पहले कर लेनी चाहिए थी। मौत, पैसे और मैं क्या चाहती थी, किसी के संकट में होने से पहले। मुझे समझाने दें। मैंने अपनी माँ को गिरते देखा और मैंने अपने भाई बहनों को झगड़ते देखा, क्योंकि किसी को पता नहीं था वह क्या चाहती थी। मैंने खुद से कहा था कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी, और फिर मैंने लगभग कर ही दिया, क्योंकि मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ये नहीं कहना चाहती थी, ये मेरी वसीयत है, ये खाता जानकारी है, ये मैं क्या चाहती हूँ अगर मैं खुद के लिए बोल ना सकूं। मैं उनके चेहरे नहीं देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझे ऐसे देखें जैसे मैं पहले ही जा चुकी हूँ। लेकिन मौत आपके आराम का इंतज़ार नहीं करती, और बीमारी भी नहीं। अगर आप बीमार होने तक इंतज़ार करते हैं तो आप उन्हें बचा नहीं रहे हैं, आप उन्हें ऊपर से रिबन बांधकर एक गड़बड़ दे रहे हैं। जब मैंने आखिरकार डेविड और लिंडा को बैठाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने मजाक करने की कोशिश की। मैं कहती रही, खैर किसी दिन, बहुत दूर भविष्य में। और डेविड, मेरा व्यवहारिक वाला, बोला, माँ, बस हमें बता दो, हम संभाल लेंगे। लिंडा ऐसी लग रही थी जैसे वह रो देगी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उस बातचीत ने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे स्थिर किया, और उसने उन्हें बाद में अंदाज़ा लगाने से बचा लिया। सबक 4। रिटायरमेंट ने मुझे नहीं बचाया, उसने मुझे उजागर कर दिया। विंसेंट मुझे चिढ़ाया करता था क्योंकि मेरे पास हमेशा सूचियाँ होती थी। किराने की सूचियाँ, क्रिसमस की सूचियाँ, कामों की सूचियाँ। मुझे उपयोगी महसूस करना पसंद था। फिर विंसेंट रिटायर हो गया, और बाद में जब वह मर गया, मेरी पूरी संरचना उसके साथ मर गई। मुझे लगा आज़ादी छुट्टी जैसी लगेगी। ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगा जैसे बिना किसी जगह जहाँ मुझे होना चाहिए, जागना और यह समझना कि कहीं नहीं पूरा दिन निकल सकता है। और यही कहानी भारी हो जाती है, क्योंकि जब मैंने खुद को बेकार महसूस करना शुरू किया, मैंने अपने बच्चों से चिपकना शुरू कर दिया। ईमानदारी से, मैं वह माँ बन गई जो बहुत ज़्यादा कॉल करती है। मुझे नहीं लगा कि मैं ज़रूरतमंद हो रही हूँ। मैंने खुद से कहा, मैं खैर खबर ले रही हूँ। लेकिन मैं उनकी तवज्जो से अपनी ज़िंदगी के छेद को भरने की कोशिश कर रही थी। मैं सारा को कॉल करती और उसे कुछ याद दिलाती जो वह पहले से जानती थी। मैं एम्मा को बच्चों के लिए डॉक्टर सुझाती जबकि उसने पूछा भी नहीं था। मैं माइकल को कोई खबर वाली कहानी सुनाने के लिए कॉल करती, बस किसी आवाज़ को सुनने के लिए। और कभी-कभी मैं कॉल करती और बहुत देर तक बोलती रहती, और दूसरी तरफ छोटी सी ठहराव सुनती। धैर्य पतला होता हुआ। रुको, ये और भी बुरा हो जाता है। मैंने खुद को यह यकीन दिला लिया कि अगर मैं बस पर्याप्त रूप से शामिल रहूं, तो वे मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं देख पाई कि मैं उन्हें दूर धकेल रही थी। सबक 5। विंसेंट के साथ मेरे पास जितना समय था,
उससे कम था और सबसे स्वस्थ साल जितने मैंने सोचे थे उससे कम थे। 46 साल बहुत लगते हैं और थे भी, लेकिन जब मैं पीछे देखती हूँ, मैं हिस्से देखती हूँ, कोई चिकनी रेखा नहीं। शुरुआती साल बनाना थे, काम, बच्चे, बिल, हम थके हुए थे। हम प्यार में थे, लेकिन हम थके हुए थे। बीच के सालों में कठिन दौर थे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ नरमी से पेश नहीं आते थे। हम इससे निकल गए, लेकिन इसमें मेहनत लगी। और फिर जब आखिरकार हमारे पास वैसा शांत विवाह हुआ जैसा मुझे लगता था लोगों के पास शुरू से होता है, घड़ी पहले ही तेज चल रही थी। उसके घुटने जवाब दे गए। मेरी ऊर्जा गिर गई। हमारी दुनिया हमारी मर्जी के बिना ही छोटी हो गई। काश मैंने ज्यादा बार हाँ कहा होता। काश मैंने ज्यादा तस्वीरें ली होती। काश मैंने रसोई साफ करने के बजाय जो इंतज़ार कर सकती थी उसके साथ पोर्च पर ज्यादा शामें बिताई होती। सबक 6। मुझे पहले माफ़ कर देना चाहिए था, क्योंकि बाद में हमेशा नहीं आता। मैंने एक बार एक रंजिश पकड़ी थी जो सालों चली। मैं सही भी थी। यही भयानक हिस्सा है। मैं सही थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी की मौत हो गई इससे पहले कि हम इसे ठीक कर पाते। मैं आपको मनोरंजन के लिए विवरण नहीं दे रही। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे आज भी अपने पेट में वह पछतावा महसूस होता है। सही होना ठंडी तसल्ली है जब आप फिर कभी कोई आवाज़ नहीं सुन सकते। अगर आप अभी अपने मुट्ठियों में कुछ कस कर पकड़े हुए हैं तो खुद से पूछिए, यह आपको क्या कीमत चुका रहा है? अहंकार महंगा है। सबक 7। मेरे वयस्क बच्चों को मेरी सलाह की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें मेरी मौजूदगी की ज़रूरत थी। इसने मेरे अहंकार को चोट पहुंचाई। मैंने 5 बच्चों को पाला। मैंने घर चलाया। मैं जानती थी जिंदगी कैसे चलती है। तो जब वे संघर्ष करते थे, मैं उन्हें क्या करना है यह बताकर मदद करने की कोशिश करती थी। और जो मैं तब नहीं समझती थी, वह यह था कि सलाह आलोचना जैसी लग सकती है जब उसे बुलाया नहीं गया हो। एक रात लिंडा ने फ़ोन पर मुझ पर झुंझला कर कहा। उसने कहा, माँ, मैंने मूल्यांकन कराने के लिए कॉल नहीं किया। मैंने कॉल किया क्योंकि मैं थकी हुई हूँ। मैं चुप हो गई। मेरा पेट बैठ गया। मैं खुद का बचाव करना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी, मैं सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैंने खुद को सुना। मैंने वो लहजा सुना जो मैं इस्तेमाल करती थी, एक सुपरवाइज़र जैसा, माँ जैसा नहीं। तो मैंने सुनना सीखा। मैंने पूछना सीखा, क्या तुम मेरे विचार चाहती हो या तुम बस चाहती हो कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूं? उस सवाल ने जितनी बातचीत बचाई, उतनी मेरी किसी भी चतुर सलाह ने नहीं बचाई। और फिर भी उस कोशिश के बावजूद मेरे रिश्तों को चोट लगी। मेरी गिरावट के बाद जब मैं ये छिपा नहीं सकी कि मैं कितनी असुरक्षित थी, पूरा पारिवारिक माहौल बदल गया। उस रात के बाद फर्श पर मैंने चीज़ें लिखना शुरू किया, सिर्फ मेरे लिए। छोटे नियम जो मैंने अपने लिए बनाए ताकि ये फिर ना हो। अपने घर को कैसे व्यवस्थित करना है, सबसे पहले किसे कॉल करना है, बिस्तर के पास क्या रखना है। मैंने इसका कुछ नहीं सोचा। मेरी पोती क्लेयर ने महीनों बाद वो नोटबुक ढूंढी
और मुझे बताया कि दूसरी महिलाओं को भी वो पढ़ना चाहिए जो मैंने लिखा था। वही है जिसने इसे ऑनलाइन डाला। उसने इसे स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका कहा। मुझे अब भी इसके बारे में अजीब लगता है, सच में। लेकिन यह कहानी इस वीडियो के अंत के लिए है। सबक 8। मुझे चीज़ें लिखनी पड़ी क्योंकि मेरी याददाश्त वफादार नहीं थी। लोग इसे मानना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है इसका मतलब है वे खो रहे हैं। बात यह है, भूलना लंबे समय तक जीने का हिस्सा है। मैं भूल जाती हूँ कि मैं किसी कमरे में क्यों गई थी। मैं बिना जांचे भूल जाती हूँ कि आज कौन सा दिन है। मैं ऐसे नाम भूल जाती हूँ जो पहले आसान होते थे। और डरावनी बात भूलना नहीं है। डरावनी बात वह पल है जब आपको एहसास होता है कि आप भूल गए। तो मैंने सूचियाँ रखना शुरू किया। जन्मदिन, दवाइयाँ, आपातकालीन नंबर, खुद के लिए छोटे नोट, जैसे मैं अपनी ही सहायक हूँ। और मैंने कहानियाँ भी लिखनी शुरू की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते पोतियाँ मुझे सिर्फ बूढ़ी के रूप में याद करें। मैं चाहती हूँ कि वे जानें कि मैं कभी एक जवान औरत थी जो रसोई में विंसेंट के साथ नाचती थी जबकि रोस्ट जल रहा होता था। मैं चाहती हूँ कि वे जानें कि मैं 30 में भी ज़िद्दी थी और मैं अब भी ज़िद्दी हूँ और कभी-कभी उस ज़िद ने मुझे बचाया। सबक 9। मैं डरी हुई थी और साहस था फिर भी करना। मैंने सालों यह दिखावा किया कि मुझे बूढ़ा होने से डर नहीं लगता। लोग जब नर्सिंग होम की बात करते थे तो मैं हंस देती थी। मैं कहती, ओह, उन्हें मुझे यहाँ से घसीट कर ले जाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कोशिश की। मेरी गिरावट के बाद 5 बच्चे मेरे लिविंग रूम में ऐसे इकट्ठा हुए जैसे यह कोई हस्तक्षेप हो। डेविड के पास ब्रोशर थे, लिंडा के पास आंकड़े थे, सारा सुरक्षा के बारे में बोल रही थी, एमा अपराध बोध में लग रही थी, माइकल मेरी आंखों से आंख नहीं मिला रहा था। डेविड ने कहा, माँ, यह फिर नहीं हो सकता। लिंडा ने कहा, हम ऐसे नहीं जी सकते, फोन के बजने का इंतजार करते हुए। सारा ने कहा, बस थोड़े समय के लिए किसी सुविधा में ट्राई करो। मुझे पूरी तरह अदृश्य महसूस हुआ, जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक जोखिम आकलन में बदल गई हो। मैंने वाकई कोशिश की। मीडोब्रुक, 30 दिन, यही सौदा था। बस ठीक होने के लिए, उन्होंने कहा। इस विवरण पर ध्यान दें क्योंकि यह बाद में मायने रखेगा। मीडोब्रुक की पहली रात मैंने एक अतिरिक्त कंबल मांगा और सहायक ने कहा, देखेंगे, और फिर कभी वापस नहीं आई। तभी मुझे पता चल गया, मैं वहाँ एक इंसान नहीं थी, मैं एक काम थी। मैंने बाथरूम में रोया ताकि कोई ना देखे। मुझे शर्म आई, मैं हार मानना चाहती थी। और फिर मैंने अपने सिर में विंसेंट को सुना, टूटी चीज़ें ठीक करने के सालों से उसकी स्थिर आवाज़, कहते हुए, लॉरा, तुम किसी के तुम्हारी जिंदगी तुम्हें देने का इंतज़ार नहीं करती, तुम उसे वापस लेती हो। तो मैंने लिया। मैंने क्लेयर को कॉल किया। मैंने उससे कहा, मुझे बाहर निकलना है। मैंने फ़ोन घुमाए। मैंने जो मुझे चाहिए था वह व्यवस्थित किया। मैंने अपना घर सुरक्षित बनाया। मैंने अपना अहंकार निगल लिया और कुछ मदद अपनी शर्तों पर स्वीकार की और मैं घर आ गई। सबक 10। अंत में समय तेज हो जाता है और अगर आप ध्यान नहीं देते तो आप जागेंगे और महसूस करेंगे कि साल गायब हो गए हैं।
मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पलक झपकी और मैं 70 की थी। मैंने पलक झपकी और विंसेंट को गए हुए 1 दशक हो गया था। मैंने पलक झपकी और मेरे बच्चे मेरी अंदर की उम्र से बड़े हो चुके थे। जब आप जवान होते हैं, सब कुछ नया होता है, इसलिए समय चौड़ा लगता है। जब आप बूढ़े होते हैं, आपने इतने मौसम देखे होते हैं कि वे धुंधले हो जाते हैं। त्योहार मौसम की तरह आते जाते हैं और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप ऑटो पायलट पर जीते हैं और इसे किसी तरह निकलना कहते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर पल को ऐसे निचोड़ना है जैसे वह कोई प्रदर्शन हो। मैं कह रही हूँ, आपको अपनी जिंदगी को होते हुए नोटिस करना है। अपनी ताकत नोटिस करें, अपनी दोस्तियां नोटिस करें, अपने चुनाव नोटिस करें, क्योंकि आपको रिफंड नहीं मिलता। हर रात सोने से बात करती हूँ। मैं उसे बताती हूँ मैंने क्या पकाया। मैं उसे बताती हूँ क्या पड़ोसी की बिल्ली आई थी। मैं उसे बताती हूँ कि मुझे उसकी याद आती है। वह जवाब नहीं देता। मैं फिर भी बात करती रहती हूँ। यही है जो प्यार कभी कभी बन जाता है। किसी ऐसे के साथ बातचीत जो चला गया है और खुद से एक वादा कि आप जीते रहेंगे। तो यहाँ मैं पहुँचती हूँ और मैं इसके बारे में साफ साफ कहूँगी। मेरे बच्चों में से एक, डेविड, इस हफ्ते ने मुझे फिर कॉल किया और कहा, माँ, तुम्हें वह किताब हटा देनी चाहिए। लोग तुम्हारे वीडियो देख रहे हैं और हमारे परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। यह शर्मनाक है। और मैं ठीक यहीं इस मेज़ पर बैठी और मैंने अपने हाथों को घूरा और मैंने इस पर विचार किया। मैं 83 की हूँ। मैं कोई इंटरनेट वाली इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रही। मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि मैं इस उम्र में कुछ बेच रही हूँ। मैंने यह कभी नहीं चाहा था, लेकिन मुझे महिलाओं के पत्र भी मिलते रहते हैं जो कहती हैं, मैं हार मानने ही वाली थी, या मुझे लगा मैं बेकार हूँ, या मेरे बच्चे मुझ पर दबाव डाल रहे हैं और मुझे नहीं पता था कि मैं ना कह सकती हूँ और इसी वजह से मैंने इसे रहने दिया है। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका का लिंक पिन किए गए कमेंट में है। मैं इसे जल्द ही हटा सकती हूँ क्योंकि मेरा हौसला टूट रहा है और क्योंकि मेरा बेटा मुझ पर दबाव डालता रहता है। तो अगर आज मैंने जो कहा उसमें से कुछ आपको छू गया तो अभी क्लिक करें, इंतज़ार मत करें। और अगर आप अभी भी मेरे साथ यहाँ हैं तो एक लाइक छोड़िए। ये मुझे बताता है कि जब मैं थकी होती हूँ और मैं सोच रही होती हूँ कि क्या मुझे बस चुप हो जाना चाहिए, तब भी मुझे आगे बढ़ते रहना है। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ, हर एक। तो अगर आप कुछ ऐसा झेल चुके हैं, मुझे बताइए, मैं यहाँ हूँ। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप बात करते रहना चाहते हैं। हर हफ्ते मैं इस मेज़ पर बैठती हूँ और मैं आपको सच बताती हूँ, क्योंकि किसी को तो बताना है।